नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे हर बार की तरह, और 30 के 30 ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आने वाली सीटेट और अन्य टेट एग्जाम जो कि 2020 में आने वाली है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। जिन प्रश्नों को समझने लायक होगा उन प्रश्नों को समझाया भी जाएगा, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग सेक्शन में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी रेटिंग जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपनी कॉपी रख लीजिए अपने पास, या फिर कमेंट्स के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं। अंत में जरूर बताएगा कि इस वीडियो में आपको कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है 4 विकल्पों में से वो कौन सा कारक है जो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, या फिर परिवार का खराब भावात्मक वातावरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा परिवार का व्यवसाय। परिवार का व्यवसाय शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है, याद रखिएगा। परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण और परिवार का खराब भावात्मक वातावरण, ये तीनों ही शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण होते हैं। परिवार का व्यवसाय ये पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं, असाधारण बालक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऐसे बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाते हैं वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। और यहाँ पर बर्ड के अनुसार इन बालकों की जो शैक्षिक लब्धि होती है वो कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। जो पिछड़े बालक होते हैं इनकी जो शैक्षिक लब्धि होती है वो 85 से कम होती है। याद रखिएगा, पिछड़े बालक की जो शैक्षिक लब्धि होती है वो 85 से कम होती है बर्ड के अनुसार। तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। यहाँ किसने कहा? स्पीयरमैन ने, बार्लेट ने, स्किनर ने, या फिर लेविन ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ कहा है स्पीयरमैन द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आईपीसी का अर्थ है, यहाँ पर आपको आईपीसी का अर्थ बताना है क्या होगा। इंडियन पोस्टल कोड होता है, इंडियन पेनल कोड होता है, इंडियन पब्लिक कोड होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आईपीसी का अर्थ होता है वो इंडियन पेनल कोड होता है। याद रखिएगा, इंडियन पेनल कोड आईपीसी का अर्थ होता है। इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश किया जा सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। पूरी स्मरण शक्ति कहते हैं, रटने की स्मरण शक्ति कहते हैं, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति कहते हैं, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऐसी स्मरण शक्ति जिसके द्वारा कोई बालक याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देता है, वह स्मरण शक्ति उसकी रटने की स्मरण शक्ति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? रटने की स्मरण शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अब्राहम मास्लो कौन थे? यहाँ पर बताना है जो अब्राहम मास्लो है ये कौन थे। प्रयोजनवादी थे, व्यवहारवादी थे, मानवतावादी थे, या फिर यथार्थवादी थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो अब्राहम मास्लो है ये एक मानवतावादी शिक्षा शास्त्री थे। और इन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो याद रखिएगा, इन्होंने अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अब्राहम मास्लो ने। याद रखिएगा, अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी शिक्षा शास्त्री थे और इन्होंने अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है वाटसन, स्किनर, पावलोव या फिर लेविन। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लेविन। लेविन व्यवहारवादी नहीं है। वाटसन, स्किनर और पावलोव ये तीनों ही व्यवहारवादी है। लेविन व्यवहारवादी नहीं है, ये एक संज्ञानवादी है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जीवन के शुरुआती दिनों में बालक सहज ज्ञान के माध्यम से निर्देशित होता है। किसके माध्यम से निर्देशित होता है? सहज ज्ञान के माध्यम से निर्देशित होता है जिंदगी की शुरुआत में बच्चा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निर्देश चिकित्सा या फिर डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की या फिर किसके द्वारा विकसित की गई? डायरेक्टिव थेरेपी रोजर द्वारा, एलिस द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ना ही रोजर द्वारा, ना ही एलिस द्वारा और ना ही स्किनर द्वारा, इन तीनों के द्वारा डायरेक्टिव थेरेपी विकसित नहीं की गई। फिर किसके द्वारा विकसित की गई? तो याद रखिएगा डायरेक्टिव थेरेपी पेट्रिक द्वारा विकसित की गई। याद रखिएगा जो डायरेक्टिव थेरेपी है ये पेट्रिक द्वारा विकसित की गई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों विकल्पों में पेट्रिक का नाम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? एडलर ने, जंग ने, फायड ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फायड ने। मनोविश्लेषणात्मक परागम उपागम की जो शुरुआत की थी वो सिगमंड फायड द्वारा की गई थी। और आप सभी को पता होगा कि उन्होंने मन या फिर मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई थी। आपको याद होगा, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। 3 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। याद रखिएगा, इन्होंने मन या फिर मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है, साधारण सा प्रश्न है। मनुष्य की जो सामान्य चाहत होती है या फिर चाहते होती हैं या इच्छाएं होती है, इनको क्या कहा जाता है? अभिप्रेरक, आवश्यकता, अंतर्नोद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साधारण सा प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को आवश्यकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यकता कहा जाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? यहाँ पर अंतिम चरण के बारे में बात हो रही है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? सम्मान की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, शारीरिक जरूरत या फिर आत्मबोध। इन्होंने 5 चरण बताए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मास्लो के पदानुक्रम की जो संख्या है चरण की वो 5 है। यहाँ पर अंतिम चरण की बात हो रही है या फिर 5वें चरण की बात हो रही, तो वो है आत्मबोध या फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अंतिम चरण होता है मास्लो के पदानुक्रम का। यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता पहला चरण है, सुरक्षा की आवश्यकता दूसरा चरण है, संबंधता की आवश्यकता तीसरा चरण है और सम्मान की आवश्यकता चौथा चरण है। और यहाँ पर अंतिम चरण होता है आत्मबोध या फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वहाँ उनको विकसित करता है ताकि वहाँ वातावरण में समायोजित हो सके। मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, वहाँ प्रक्रिया होती है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन वहाँ प्रक्रिया जिसमें व्यक्तित्व उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वहाँ उनको विकसित करता है ताकि वहाँ वातावरण में समायोजित हो सके। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वहाँ सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं या फिर उसे क्या कहा जाता है? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृद्धि या फिर अभिवृत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ अधिगम कहते हैं या फिर उसे अधिगम कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वहाँ सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? यहाँ पर आपको बताना है, सीफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार जो विकास का अग्रसरण है वो कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पास से दूर के अंगों में, पैर से सिर की ओर या फिर दूर से पास के अंगों में। तो यहाँ पर सीफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार जो विकास का अग्रसरण होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर सिर्फ आपको गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि के बारे में बताना है। क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्व काल या फिर वयस्कता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनोवैज्ञानिकों ने विकास के दृष्टिकोण से गर्भधारण से लेकर पूरे जीवन काल को 10 अवस्थाओं में बांटा है। याद रखिएगा, गर्भधारण से लेकर पूरे जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो 10 अवस्थाओं में बांटा है। यहाँ पर प्रथम अवस्था की बात हो रही है
या फिर कह लीजिए गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि की बात हो रही है तो इसे प्रसव पूर्वकाल कहा जाता है। याद रखिएगा, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्वकाल कहा जाता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, वह कौन सी अवस्था है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, पूर्व परिचालन अवस्था है, ठोस अवस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद जिन पियाजे के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा जिन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था ज्ञानेंद्रिय अवस्था है। ज्ञानेंद्रिय अवस्था वह अवस्था है जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। अब जिन पियाजे के बारे में दोस्तों आपको सभी को पता होगा, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के व्याख्याता 4 अवस्थाओं वाले सिद्धांत पर की है। कितनी अवस्थाओं वाले सिद्धांत पर की है? 4 अवस्था, और चारों अवस्थाओं के बारे में आपको पता होगा। यहाँ पर मैं पहली अवस्था के बारे में बताऊंगा, बाकी 3 अवस्थाओं के बारे में आपको कमेंट से के माध्यम से बताना। देखिए, जो ज्ञानेंद्रिय अवस्था है ये इनकी पहली अवस्था है 4 अवस्थाओं में से, और ये बालक की 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यहाँ पर पहला जो इनका जो पहली अवस्था है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। 3 अवस्थाएं बची है जिसके बारे में आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, रोरसा इंकब्लाट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित किया? यहाँ पर आपको बताना है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया। एसेक्न के द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा, हरमन रोरसा के द्वारा या फिर जिन पियाजे के द्वारा? जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता है, यहाँ पर प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रोरसा इंकब्लाट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है। इसके जो निर्माता है या फिर इसको जिसने निर्मित किया है वो हरमन रोरसा है। याद रखिएगा, हरमन रोरसा द्वारा निर्मित किया गया है रोरसा इंकब्लाट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि इस टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं। याद रखिएगा, इस टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे के समान चित्र बने होते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसको किसने निर्मित किया था? तो इसको हरमन रोरसा ने निर्मित किया था। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक आपको बताना है कौन थे। जिन पियाजे थे, बीने थे, गार्डनर थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे वो हावर्ड गार्डनर थे। याद रखिएगा, इनका विचार था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकारकी होता है। किनका विचार था ये? हावर्ड गार्डनर का, और ये बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन थे? जिन पियाजे, थॉर्नडाइक, टर्मन या फिर बीने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वह मनोवैज्ञानिक जिन पियाजे थे। याद रखिएगा, कौन थे? वह मनोवैज्ञानिक जिन पियाजे थे जिन्होंने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो 4 विकल्पों में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जिस श्रेणी में आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत वह सिद्धांत है व्यवहारात्मक सिद्धांत। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचलन एवं उनकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, वह कौन सी ग्रंथि है? यौन ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, मूत्र ग्रंथि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मनुष्य की वह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि है? वो थायराइड ग्रंथि। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सी विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 4 विकल्पों में से कौन सी विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, बिल्कुल सही है। भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। भावनाओं का तीव्र रूप बचपन से देखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी हुई है, परंतु प्रश्न में पूछा गया है कौन सी विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 4th वाला, डी वाला, कि भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं होती, ये विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? यहाँ पर आपको बताना है किसके ऊपर निर्भर करता है शिशु का सामाजिक विकास। दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चे को दिखाए गए प्यार व स्नेह पर, वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही विकल्प के ऊपर निर्भर करता है शिशु का सामाजिक विकास। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था, या फिर किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, अल्फ्रेड बीने द्वारा, या फिर फ्रीमेन द्वारा? तो यहाँ पर जो बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत दिया था वो अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो सामाजिक व मित्रवत भी होते हैं और तनाव रहित भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? यहाँ पर आपको समाजमिति विधि के सुपरस्टार के बारे में बताना है। कौन होता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समाजमिति विधि में उस व्यक्ति को उच्च या फिर सुपरस्टार माना जाता है जिसे लोग अधिकतम पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया? यहाँ पर आपको बताना है शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए। 1912 में, 1922 में, 1848 में, या फिर 1910 में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सन 1910 में। जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए जो शब्द संघ परीक्षण बनाया गया था वो सन 1910 में बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या फिर वो क्या कहलाती है? भावात्मक भेद, शारीरिक भेद, मानसिक भेद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वह भावात्मक भेद कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे बाल विकास के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वह ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।